जी, अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा टॉपिक करप्शन से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड जो आज कंपोनेंट हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ व्हाई करप्शन इज़ अ प्रॉब्लम एंड वी विल गोइंग टू बेसिकली सी द impacts of corruption and we will going to analyze these impacts at the individual level, individuals पर भी हैं, on groups, on organizations, of course आप states को तो नहीं छोड़ सकते एंड ये इम्पैक्ट्स फिर देयर आर इन न्यूमरस वेज। सो हम लार्जली फिर इनको डिवाइड करने जा रहे हैं और इनको देखने जा रहे हैं। जो बड़े हम स्फीयर्स में देखेंगे वो हम सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, हम फिर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, फिर हम पॉलिटिकल लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जी, हम फिर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और हम इंटरनेशनल। ये बेसिकली 5 हमारे बड़े स्फीयर्स होंगे और इनमें काफ़ी काफ़ी एक्सटेंसिव डाटा है बिकॉज़ आई पर्सनली बिलीव कि नो डाउट इंग्लिश एसे का पेपर जो है वो ऑफ कोर्स योर इंग्लिश जो है वो तो उसमें चेक होनी होनी है बट along with your English, your ideas, your content, what you are producing, your arguments basically. So अगर वो ही लॉजिकल नहीं होंगे तो आपकी अंग्रेजी सिर्फ आपको जो है वो आपका ऐसे पास नहीं करवाएगी। जस्ट अ ब्रीफ समरी, लास्ट टाइम अराउंड जो मेरे स्टूडेंट्स थे उनको मैंने एक थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर प्रॉपर करप्शन स्टडीज। अब तो ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में सिंस 1960s हमें करप्शन स्टडीज प्रॉपर एक डिसिप्लिन के तौर पर इवॉल्व होता नजर आता है। और लास्ट टाइम अराउंड मैंने अपने स्टूडेंट्स को फिर डिवाइड करवाया था इस फ्रेमवर्क को दो हिस्सों में, एक तो नैरो सेंस में और दूसरा फिर ब्रॉडर सेंस में। लार्जली 20th सेंचुरी में जो इंटरप्रिटेशंस प्रिवेल की हैं वो नैरो सेंस में की हैं और उसमें पब्लिक ऑफिस का यूज अगर आप कर रहे हैं फॉर पर्सनल गेन्स, सो यही डेफिनेशन जो है वो ज्यादा प्रिवेल करती रही है। बट इन द 21st सेंचुरी हमें फिर एक ब्रॉडर सेंस में भी इसकी इंटरप्रिटेशंस जो है वो मिलती हैं, जिसमें चाइनीज मॉडल है, फिर रशियन मॉडल भी है, फिर इसके बाद ब्रिटिश मॉडल भी है एंड वेरियस अदर्स। सो ये हमने लास्ट टाइम अराउंड इन पे बात की थी और इससे हमने ये मीनिंग निकालने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी जो 2007 का एनआरओ है उससे बेसिकली हुआ क्या था कि आपने जब नैब क्रिएट की थी तो क्रिएशन ऑफ नैब आपने बेसिकली ब्रॉडर सेंस में की थी ताकि आप नेपोटिज्म को भी, फेवरेटिज्म को भी और डिफरेंट अदर एस्पेक्ट्स को भी जो है वो इंस्पेक्ट कर सकें। लेकिन 2007 का जो एनआरओ था उसने नैब की जो डेफिनेशन थी ऑफ करप्शन उसको वंस अगेन वापस वो ले आए नैरो सेंस में। और सिंस 2016 जो हमें फिर नैब की एक्टिविटीज मिलती हैं उसमें नैब दोबारा से वंस अगेन ब्रॉडर सेंस में ऑपरेट करता नजर आता है विच इज a good and best context as far as combating corruption is concerned। तो जो आपकी करंट पॉलिटिकल सिनेरियो है पाकिस्तान का, ये हमारी लास्ट बात थी कि उसमें फिर हमें नजर आता है कि आपकी पॉलिटिकल ऑपोजिशन वो बेसिकली जो कुछ कर रही है वो वापस नैब की करप्शन की डेफिनेशन को नैरो सेंस में रखवाना चाह रही, जबकि आपकी गवर्नमेंट वो नैब की डेफिनेशन को ब्रॉडर सेंस में ही लेके चलना चाहते हैं। सो ये एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में और थ्योरेटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमने इसको फोर्सी किया था।
नेवरदलेस आज फिर जो हम बात करने जा रहे हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है, और इसी पे आपका ऐसे जो है वो रिवॉल्व करना है कि व्हाई करप्शन इज अ प्रॉब्लम। सो करप्शन कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम बनती है, हमने उन उन सफियर्स को एनालाइज करना है जिन पर करप्शन का की इम्प्लीकेशन हमें नजर आती हैं, उसका इम्पैक्ट नजर आता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करने लगे हैं जी। पहला सफेयर हम जो देखने लगे हैं वो है आपकी सोसाइटी। के उसके जो इम्पैक्ट्स हैं इंडिविजुअल कॉन्टेक्स्ट में भी, ग्रुप ग्रुप सेटिंग्स के कॉन्टेक्स्ट में भी, और ओवरऑल भी, उसको हम व्यू करने जा रहे हैं। काफी ज्यादा पॉइंट्स हैं, हम साथ साथ उनको लेके चलते रहेंगे। आप ज़ाहिर हर पॉइंट पर अपने ऐसे में उसका एक पैराग्राफ बनाएंगे। आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, तो वो जो पैराग्राफिंग है वो आपके अंग्रेजी के टीचर से ही आप उसको अपनी ग्रामर, अपनी पंक्चुएशंस को ठीक करवाएंगे, लेकिन उन पैराग्राफ्स का जो कंटेंट है, उनमें जो लॉजिकल आर्गुमेंट्स हैं, वो मैं आपको बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज कि इस कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में, पहली जो हमें चीज नजर आती है, दैट इज वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल। वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ पीपल। एंड व्हेन यू टॉकिंग अबाउट पीपल, तो बेसिकली ऑर्डिनरी पीपल जो आपके मैसेज हैं। सो नो डाउट, जब भी किसी मैसिव स्केल पर कोई करप्ट एक्टिविटी हो रही होती है, तो उससे आपके लोगों की वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस इफेक्ट होती है। फॉर इंस्टेंस 2013 में वॉशिंगटन में युगांडा के एक ऑफिशियल ने स्पीच की, और वो एंटी करप्शन का हेड था, एंटी करप्शन हेड युगांडा का। तो उसने स्पीच की, और उसने स्पीच में बताया जनाब कि 2012 में हमने युगांडा में एक स्कैम पकड़ा है जनाब, पेंशन फंड्स का। पेंशन फंड्स का स्कैम है वो, पकड़ा जी। और ये इतना बड़ा स्कैम है उसके मुताबिक कि अगर ये ना होता तो हम 50% सैलरी बेनिफिट्स दे सकते। किन को दे सकते थे हम? 30,000 प्राइमरी टीचर्स को बेनिफिट्स दे सकते थे हम। 46,000 पुलिस कांस्टेबल्स को ये बेनिफिट्स दे सकते थे। और अगर हम ये 50, सपोज हम 50,000 50% सैलरी बेनिफिट ना देते, तो हम इस पैसे से 18 मिलियन पीपल, युगांडा के 18 मिलियन पीपल को हम एंटी मलेरिया डोज वो दे सकते थे, अगर ये स्कैम ना होता तो। सो सी हाउ, एक स्कैम है सिर्फ पेंशन फंड्स के फ्रॉड का, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन आप चेक करें कि लोगों की लिविंग कंडीशन, अगर ये ना होता तो लिविंग कंडीशंस लोगों की इम्प्रूव की जा सकती थी। सो नो डाउट, वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल वो इफेक्ट होती हैं सोसाइटल लेवल पर जब करप्शन प्रेवलेंट होती है। सेकंड, फिर सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में दूसरा बड़ा जो आर्गुमेंट है, दैट इट रिड्यूसेस एड। किसी भी सोसाइटी में जिसमें करप्शन प्रेवलेंट होती है, तो वहां पर फिर पोटेंशियल आपके जो डोनर्स होते हैं, पोटेंशियल डोनर्स या लेंडर्स जो आपको मनी लेंड कर रहे होते हैं, इंटरनेशनल डोनर्स और इंटरनेशनल लेंडर्स, वो इधर दे वुड टर्मिनेट और रिफ्यूज टू प्रोवाइड फंड्स। क्यों? कॉज उनके ख्याल में जो पॉलिटिकल एलीट है किसी भी कंट्री की, वो तो दे वुड यूज, political elite would use funds for their own vested gains और पर्सनल गेन्स। वो तो अपने पर्सनल गेन्स और वेस्टेड गेन्स के लिए ही इस्तेमाल कर लेते। रिजल्टेंटली सफर कौन करता है फिर? सफर तो करता है उस कंट्री का पुअर।
जब एड नहीं आती। सो ये भी एक सोसाइटी पे एक बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है। पाकिस्तान इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। 1990s में नो डाउट हमारे यूएस के साथ रिलेशंस भी प्रॉब्लमेटिक थे, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन कि यूएस एड 1990s में टोटल डेकेड में पूरे 10 इयर्स में 1990 में आपको सिर्फ 150 मिलियन डॉलर मिली सिर्फ। उसमें एक बड़ी वजह जो है वो नो डाउट वो करप्शन भी है। तीसरा आर्गुमेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में, सोसाइटी में इट क्रिएट्स अ डिवीजन, a sense of आप कह रहे a sense of them and us in a society। अब ये them और us की जो डिवीजन है सोसाइटी में, वो और हम, ये दो तरह से फिर हमें नजर आती है, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरी वर्टिकल। अब वर्टिकल में तो सीधी सीधी बात है, एलीट एंड वर्सेस पीपल। एक तो वर्टिकल ये डिवीजन हमें नजर आती है, क्लास डिवीजन जिसको आप कह सकते हैं ना, क्लासेस, क्लास डिवीजन सोसाइटी में बन जाती है, एलीट वर्सेस पीपल की। बट जो ज्यादा डेंजरस होती है, जिससे सोसाइटी में ज्यादा रिजेंटमेंट आती है, रिजेंटमेंट इन सोसाइटी, वो हॉरिजॉन्टल होती है। इट इज बिटवीन citizens के दान वर्सेस दोज हु कैन नॉट, काम हो जाते हैं, जो नहीं कर सकते, उनके काम नहीं होते, तो एक सोसाइटी में रिजेंटमेंट की का सिनेरियो डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक्चुअली थर्ड वर्ल्ड में और पॉपुलस एरियाज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, इंडोनेशिया, in जी सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा वहीं से शुरू कर लेते हैं, लेकिन स्क्रीन शेयर रुक गई। एनीवेज, हम नेक्स्ट पॉइंट पे थे, एंड द पॉइंट वाज
that it creates inequality. अब inequality कैसे? अब people know this thing कि जब inequality based on merit हो तो ठीक है. merit itself एक inequal treatment होता है जी, ये ज़हन में रखिएगा. Because sometimes you have to treat people unequal to ensure equality. ये एक एग्रीड अपॉन प्रिंसिपल है, इट्स अ वेरी करेक्ट प्रिंसिपल. तो अगर मेरिट बेस्ड इनइक्वालिटी हो तो पीपल उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जैसे कोटा सिस्टम है जी पूरे का पूरा, तो पीपल एक्सेप्ट इट कि हाँ ठीक है यार, मेरिट की बेस पे पीपल एक्सेप्ट करते हैं. बट इफ इट इज बेस्ड ऑन नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, ठीक है जी, तो देन प्रॉब्लम होता है pertaining to jobs, pertaining to different other opportunities. तो देन ये एक प्रॉब्लम होता है pertaining to promotions, तो फिर ये एक प्रॉब्लम होता है. अब इसके कॉन्टेक्स्ट में मसला सिर्फ इनइक्वालिटी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, बट ये प्रॉब्लम इट बिकम्स सीरियस. दिस प्रॉब्लम बिकम्स सीरियस कब? व्हेन inequality is accompanied with poverty. inequality भी हो, poverty भी हो, तब आपकी सोसाइटी पे इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन होता है. आईएमएफ की स्टडी है जी, आईएमएफ की रिपोर्ट है, 1998 की रिपोर्ट है, बड़ी मशहूर रिपोर्ट है. देखो 30 कंट्रीज में इन्होंने 18 इयर्स का डाटा, यानी 1990 से 1998 का डाटा इन्होंने कलेक्ट किया, और उससे ये इन्होंने कंक्लूजन लिया कि जहां जहां इंक्रीज होती है इन करप्शन, जहां जहां पे, वहां वहां जनाब इट क्रिएटेड इट क्रिएटेड बोथ. क्या बोथ? इनइक्वालिटी भी प्लस पावर्टी भी. ठीक है. और पावर्टी बेसिकली है क्या? जब लोगों के पास एजुकेशन की बेटर फैसिलिटी ना हो, हेल्थ की बेटर फैसिलिटी ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बेटर फैसिलिटी ना हो, तब आप कहते हैं कि लोग पुअर है. यानी वन वे और दी अदर लोगों का फिर लिविंग स्टैंडर्ड तो इफेक्ट कर गया ना जी. करप्शन की वजह से फिर लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इफेक्ट कर जाता है. सो ये भी एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है पावर्टी की. देन इसके बाद एक बड़ी मजेदार स्टडी कि जनाब इट कैन ऑल्सो लीड टू ethnic conflicts within a society. एक सोसाइटी के अंदर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स भी. क्यों? किसी भी एक ग्रुप को जब उसके अंदर एक इंक्रीज्ड डिस्ट्रस्ट पैदा हो जाए ऑफ द स्टेट, स्टेट की तरफ उसका एक डिस्ट्रस्ट हो जाए, अदम एतमाद हो जाए, तो इट रिजल्ट्स इनटू increased attachment to kinship. स्टेट के साथ अटैचमेंट की बजाय वो अपने उस ग्रुप के साथ ही उसकी जो है वो एंगेजमेंट हो जाती है, और एक ग्रोइंग एस्ट्रेंजमेंट बिटवीन ग्रुप्स इनएविटेबल हो जाती है इन सोसाइटी.
हमारे यहाँ इसकी कोई बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशंस तो नहीं है. However, in Africa, one can witness numerous examples of such ethnic conflicts जिनकी स्टडी करप्शन स्टडीज के कॉन्टेक्स्ट में उनको वैलिडेट किया गया. जब ऐसा होता है तो इसके साथ फिर एक और एस्पेक्ट भी कि इट कैन इंक्रीज इनसिक्योरिटी इन सोसाइटी. सोसाइटी में इनसिक्योरिटी भी बढ़ती जाती है. कैसे? इफ अ सिटीजन doesn't trust their law enforcement, कि जी लॉ इन्फोर्समेंट आपकी एजेंसीज करप्ट हैं, वो उनको ट्रस्ट नहीं करता, तो वो फिर रिपोर्ट भी नहीं करता. क्या रिपोर्ट नहीं करता? क्राइम रिपोर्ट ही नहीं करता, कि भाई मेरे कहने से फर्क तो पड़ना कोई नहीं. So either they would not report the crime or they would not cooperate with law enforcement agencies. And this leads to high crime. और इससे फिर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी प्रिवेल कर जाती है. सो करप्शन सिर्फ ये नहीं कि बाजी तरक्की नहीं होती, तरक्की नहीं होती, मॉरल एस्पेक्ट्स भी हैं. बड़ी बड़ी गहरी और बड़ी डीप स्टडी है करप्शन की. अभी तो हम सोसाइटी को देख रहे हैं, अभी हमने इकोनॉमी को देखेंगे, फिर हम पॉलिटिकल को, फिर सिक्योरिटी को. सो आगे देखते हैं जी. अब आगे फिर अब एक और बड़ा मजेदार जो एस्पेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ, कि इसका इम्प्लीकेशन ऑन ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी होता है जी. वो भी बीइंग पार्ट ऑफ द सोसाइटी है ना जी. तो ऑनेस्ट ऑफिसर्स वो हेजिटेट करना शुरू कर जाते हैं इन फुलफिलिंग देयर प्रॉपर ड्यूटीज. अपनी प्रॉपर ड्यूटीज ही जो है वो फुलफिल करना छोड़ देते हैं. कि भाई न्यू गवर्नमेंट आए, गवर्नमेंट चेंज हो, न्यू गवर्नमेंट आए, वो न्यू लॉज ले आए, उन न्यू लॉज के कॉन्टेक्स्ट में हमने जो एक्शंस किए हों पास्ट के, उनको भी करप्ट कह दिया जाए, करप्शन कह दिया जाए. तो भाई काम ही ना करो. आज के हमारे पाकिस्तान में ये क्लासिकल मैनिफेस्टेशन है. पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, दे आर हेजिटेंट, दे हैव स्टॉप्ड वर्किंग. और गवर्नमेंट एक्यूज करती है फिर कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, इसको रिफॉर्म्स की जरूरत है. भाई यही ब्यूरोक्रेसी 70 साल से काम कर रही है. लेजेंडरी ब्यूरोक्रेट्स पैदा किए हैं इसी सिस्टम में. सो आपके फिर काम करने वाले लोगों पर भी इसका बड़ा गहरा इम्पैक्ट पड़ता है. सिर्फ करप्शन का नहीं, कंबैटिंग करप्शन भी जब आपने करनी हो तो उसमें भी आपको बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलना पड़ता है. खैर वो आखिर में हम देखेंगे, और आखिर में उसको बड़े मजेदार कॉन्टेक्स्ट है कि जनाब क्या सम सॉर्ट ऑफ करप्शन जरूरी है. तो वो भी हम बीच में देखेंगे. और इसमें फिर खास तौर पे मिड ऑफ द लेक्चर में हम ये जो फॉरेन फंडिंग केस है हमारा, ये कैसे पॉलिटिकल करप्शन है और इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं उसको भी देखेंगे. और थोड़ा क्योंकि मैं एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन से वाबस्ता रहा हूँ, तो फिर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में भी कैसी करप्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन पे भी हम फिर मिड में बात करेंगे. करप्शन का एक और एस्पेक्ट सोसाइटी पे वो फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्लस आर्म्स ट्रैफिकिंग. ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग का भी बड़ा जो है वो खास तौर पर करप्ट ऑफिशियल्स की सपोर्ट से हमें इसकी बड़ी मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं जी. अफ्रीका से खास तौर पे नाइजीरिया, आप गूगल कर सकते हैं, नाइजीरिया से बहुत ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट्स का स्मगल किया जाना टू यूरोप. देन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, सेंट्रल एशियन
रिपब्लिक्स तो एक दौर में ये जनाब हब था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का। दूसरी तरफ साथ फिर हमें जो बड़ी एग्जांपल आर्म्स ट्रैफिकिंग की मिलती है वो बांग्लादेश की मिलती है। बांग्लादेश में तो 2 मिनिस्टर्स को 2014 में इनको डेथ सेंटेंस भी दी गई। मोस्ट रिसेंटली कैलिफोर्निया के सेनेटर, उसकी जनाब इंक्वायरी जो है वो चल रही है पर्टेनिंग टू उसका रोल इन आर्म्स ट्रैफिकिंग। आप जो आर्म्स ट्रैफिकिंग करते हैं उससे भी ज़ाहिर है सोसाइटी, किसी ना किसी सोसाइटी पे सफरिंग इन्फ्लिक्ट होती है। आप जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं ऑफ कोर्स इससे भी सोसाइटी जो है वो वन वे और दी अदर उस पे उसका इम्पैक्ट तो पड़ता ही पड़ता है। देन इसके बाद अगला जो बड़ा इम्प्लीकेशन है, अभी हम सोसाइटी में मूव कर रहे हैं जी। सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में फिर अगला बड़ा इम्प्लीकेशन वो जनाब आपकी नेचुरल डिजास्टर्स। अच्छा जी, अब सोचने की तो बात ये है कि नेचुरल डिजास्टर्स तो अल्लाह मियाँ की तरफ से आए हैं, एनवायरनमेंट की तरफ से आए हैं, तो इनका कैसे जो है वो, और इनका जो इम्प्लीकेशन होना है सोसाइटी पे वो तो होना ही होना है इन द फॉर्म ऑफ फ्लड्स हो गए, ठीक है जी, एक्सेट्रा। तो इनमें कैसे फिर करप्शन का एस्पेक्ट आ गया? बिल्कुल आता है करप्शन का एस्पेक्ट। करप्ट ऑफिशियल्स दे टर्न अ ब्लाइंड आई on construction of properties, especially on banks of rivers। तो ऐसे करप्ट ऑफिशियल्स जब ये आंखें बंद कर लेते हैं या पैसा ले लेते हैं, तो जब कल को फिर सैलाब आता है तो बैंक्स ऑफ द रिवर जो है वो आपके स्ट्रांग नहीं होते, रिजल्टेंटली किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में आपकी लाइफ तो लॉस्ट होती होती है, प्रॉपर्टी का भी लॉस पीपल का होता ही होता है। तो वन वे और द अदर ये भी सोसाइटी पर एक बड़ा इसकी इम्प्लीकेशन होती है। सेम अप्लाइज टू बिल्डिंग, जो आपकी इंडस्ट्री है, बिल्डिंग इंडस्ट्री, इसमें भी जो आपके ऑफिशियल्स हैं, आप इंस्पेक्टर्स कह लें, आप ऑफिशियल्स कह लें, वो पैसे लेते हैं और एनओसीज दे देते हैं, ज्यादा इंस्पेक्शंस नहीं करते। देयर आर न्यूमरस एग्जांपल्स कि जब ये ज्यादा इंस्पेक्शंस नहीं करते तो सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज होता है। इवन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, डैम्स, ब्रिजेस, यू नो, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमें सियोल की मिलती है जी, साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया में ये डिपार्टमेंटल स्टोर, मोर देन 500 पीपल डाइड, डिपार्टमेंटल स्टोर कोलैप्स हो गया। दूसरी बड़ी एग्जांपल्स हमें फिर इजिप्ट की मिलती हैं। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में ऊपर नीचे 3-4 बिल्डिंग्स जो हैं वो कोलैप्स हुई और इंक्वायरी में साबित हुआ कि जनाब सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज किया गया। इसकी एक और बड़ी मैनिफेस्टेशन 2008 का चाइना का सिचुआ के सूबे का अर्थक्वेक। मोर देन 5,000 स्टूडेंट्स इन डिफरेंट स्कूल्स वो बेचारे मारे गए। इंक्वायरी से पता लगा जनाब कि इन स्कूल्स की कंस्ट्रक्शन सब स्टैंडर्ड मटेरियल से हुई थी, शॉक रेजिस्टेंट थे ही नहीं। सो बिल्डिंग इंडस्ट्री भी वन वे और दी अदर सोसाइटी पे तो उसका इम्प्लीकेशन आ गया ना जी, ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस का। देन इसके बाद एक और बड़ा जो लेवल ऑफ एक्विजिशन है कि जो डायरेक्टली तो सोसाइटी के साथ नहीं, हाउएवर इनडायरेक्टली, एंड दैट इज पर्टेनिंग टू ओवरसीज कंपनीज। ओवरसीज कंपनीज खास तौर पे वीक स्टेट्स में कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए पैसे देती हैं, गिफ्ट्स देती हैं। हमारी भी ये जो पिछली गवर्नमेंट थी, यानी ओवरऑल पीछे 2008 से लेके 18 तक
ये प्रैक्टिसेस हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा चली, लेकिन जो ग्लोब में फेमस हुई हैं, नटोरियस आप कह लें कि जो कंपनीज हुई हैं, कि जो इन पे ये एलिगेशंस लगी हैं, उनमें अमेरिका की 2 कंपनीज हैं, एनरॉन है, उसके बाद वर्ल्डकॉम है, ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो है वो कंपनीज हैं। इसी तरह इटली की एक कंपनी है, उसका नाम है पायरमालेंट, इटली की कंपनी है। फिर इसी तरह जनाब आपके पास जर्मन और फिर ऑस्ट्रिया की कंपनी है, एडब्ल्यूबी, ऑस्ट्रिया की कंपनी। सुने, डिफरेंट आपके, अब ये होता क्या है कि ये कंपनीज जब वीक किसी स्टेट में, जरा स्मॉल स्टेट में जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स ले लेती हैं, तो जाहिर है फिर रेट्स भी इन्होंने अपनी मर्जी के डिटरमिन करने होते हैं, और अल्टीमेटली वो जो पीपल हैं उस वीक स्टेट के, उन्हीं पे सफरिंग आती है। हमारा पूरे का पूरा एनर्जी का इशू पिछले 10 साल के जो फ्रॉडलेंट एग्रीमेंट्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में ये उसकी जिंदा मिसाल है। जनरेशन कैपेसिटी पर आपने एग्रीमेंट्स किए हुए थे। मैंने कि एक प्लांट अगर उसकी जनरेशन कैपेसिटी 300 मेगावाट है, तो भाई चाहे वो डेली 100 मेगावाट बनाए या 150 मेगावाट बनाए या 200 मेगावाट बनाए, बिल वो वाटर एंड पावर को 300 मेगावाट के हिसाब से ही भेजेगा और चार्ज करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो इशू। इसी तरह एलएनजी की जो आपकी इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें भी बड़े हाई रेंट पे आपने जो है वो स्टेशंस लगवाए। गवर्नमेंट ने खुद नहीं लगवाए, रेंट पे दे दिए स्टेशन जो है कि जी रेंट पे। सो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ये भी वन वे और दी अदर लोगों की जेब पे पड़ते हैं ना, लोगों पे इसका, सोसाइटी पे उसकी इम्प्लीकेशन आती है। सो जनाब ये तो हो गए आपके सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में कि जो सोसाइटी पे जो इम्प्लीकेशन आती हैं। अब देखते हैं फिर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में। आई ऑलवेज बिलीव जी कि आप जो ऐसे की आउटलाइन डेवलप करें, तो उसमें जब आपको पॉइंट लिखने हो तो साथ उसकी एग्जांपल साथ मेंशन्ड हो, इतनी डिटेल्ड आउटलाइन हो कि वो आपको आउटलाइन देखते ही पास करने का फैसला कर दे। और बीच में भी जब आप लिख रहे हो तो आपका कंटेंट विद आर्गुमेंट्स और एग्जांपल्स इतना तगड़ा हो कि उसको बस कोई सिर्फ रिटोरिक ना नजर आ रहा हो कि बस अंग्रेजी की जुबान बंदी की हुई है। आपके पास इतने फैक्ट्स हों, इतने आर्गुमेंट्स हों कि आपका कलम रुके ना। सो कम टॉपिक्स को तैयार कर लें, 10 12 15 टॉपिक्स तैयार कर लें, लेकिन उनमें इतना कंटेंट, इतना मटेरियल हो आपके पास कि आपका कलम ना रुके। और बात लेकिन प्रोवाइडेड डैट के स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जा रही हो, अपनी दुनिया ना चलाना शुरू करनी है। इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में बड़ी डिबेट है। अभी आखिर में हम ये बात करेंगे कि 1960s में आपके यहाँ कई ऐसे एनालिस्ट मौजूद थे जो ये समझते थे कि सम सॉर्ट ऑफ करप्शन इज टॉलरेबल। इन पे हम आखिर में भी बात करेंगे, इन सब पे। ये अदर साइड ऑफ द कॉइन हो जाएगा ना कि जी थोड़ी बहुत करप्शन होनी चाहिए, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ चलती रहती है। ये आर्गुमेंट काफी हद तक वैलिड है, काफी हद तक वैलिड है। आपके यहाँ भी देखें तो 2000, खास तौर पर जो 2013 से 18 की गवर्नमेंट है, उसमें हमें इकोनॉमिक ग्रोथ मिलती है, लेकिन ये इकोनॉमिक ग्रोथ अपने साथ करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी है। सो लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई है जी। जीडीपी देखो जी, जीडीपी 8 से 13 में आपका ऊपर ही गया है जी। क्या बात है, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है। तो अगर सम सॉर्ट ऑफ करप्शन चलती भी रहती है तो कोई इशू नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती है। ये एक थीसिस है, ये हम आखिर में देखेंगे। लेकिन अभी जो हम देखने जा रहे हैं, वो हम ये देखने जा रहे हैं कि नहीं भाई, ये गलत आर्गुमेंट है। इस आर्गुमेंट को, जिसमें आप में से अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस वाले हैं तो जनाब जोसेफ नाइक, सैमुअल पी हंटिंगटन, ये सब लोग ये इस पे बिलीव करते हैं कि सम सॉर्ट ऑफ करप्शन इज टॉलरेबल। है ना मजे की बात। हम आखिर में इस पे पूरा आर्गुमेंट मैं आपको इस पे भी करवाऊंगा। लेकिन पहला जो एनालिस्ट के जिसने इसको
क्रिटिसाइज किया और उसने कहा नहीं भाई ये गलत बात है। पॉलो मोरो, पॉलो मोरो फिर बात करता है, वो कहता है जनाब कि करप्शन से ना जी, इट डिस्करेजेस इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती हैं, और जब इन्वेस्टमेंट्स डिस्करेज होती हैं तो इट डिक्रीजेज आपकी ग्रोथ, ग्रोथ रेट, आपका ग्रोथ रेट वो डिक्रीज होता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कॉन्टेक्स्ट में आपको नजर आता है कि बेनिफिट्स हो रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती हैं। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में, जिस मुल्क में करप्शन प्रेवलेंट होती है, वहां फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। जहां जहां पर भी हाई रेट ऑफ करप्शन होता है वहां डिक्रीज हो जाती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ये इसने प्रूव किया विद 30 कंट्रीज ऑफ अफ्रीका की इसने स्टडी करके ये प्रूव किया जनाब। लेकिन अगर हम अफ्रीका से, अगर ग्लोबल लेवल पर, इसको भी ग्लोबल लेवल पर भी देख लें इसकी मैनिफेस्टेशन, तो हम देखते हैं कि इवन यूरोपियन यूनियन ने मेजर फंडिंग कट्स लगाए हुए हैं जी, फॉर बल्गारिया, फॉर रोमानिया, फॉर चेक रिपब्लिक। हालांकि ये मेंबर है, ये दोनों तो मेंबर हैं 2004 से, और ये है 2000, नहीं ये 2007 से, और ये 2004 से। ठीक है जी। और इन तमाम की एंट्री इनटू शेंजन जोन, जो फ्री जोन है यूरोपियन यूनियन का, उसमें भी इनकी एंट्री नहीं होनी थी। उन्होंने कहा नहीं भाई ये हमने नहीं होने देना जहां यहाँ। क्यों? क्योंकि इन कंट्रीज में सीरियस एलिगेशंस ऑफ करप्शन मौजूद है। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपकी लो इनकम कंट्रीज, जिस तरह अफ्रीका की स्टडी की पॉलो मोरो ने, तो ऐसा नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके बाद एक और बड़ी मशहूर स्टडी जो है वो शैन जिन वी, शैन जिन वी की स्टडी भी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है। ये तो डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में वो देखता है कि जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती हैं तो अल्टीमेटली फिर आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, ये सब सफर करते हैं। सो सिर्फ मेरली ग्रोथ रेट देखना और जीडीपी ग्रोथ देखना और पर कैपिटा देखना ये कुछ सस्टेनेबल काम नहीं है। असल तो जो काम है वो तो फिर आपका है कि आपकी जनाब सोशल स्फीयर में स्पेंडिंग कैसी है, और सोशल स्फीयर की स्पेंडिंग वो तो ना होने के बराबर होती है। शेंजन का जो एनालिसिस है, फिर इसी इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में हम दो और बड़े मजेदार एस्पेक्ट देखते हैं। यूरोजोन डेट क्राइसिस का सबको पता है, तो यूरोजोन डेट क्राइसिस के भी जो एनालिसिस है उसमें ग्रीस का जो कंटेक्स्ट है, ग्रीस पर एक्विजिशन करप्शन की लगाई जाती है, कि करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ ग्रीक पॉलिटिशियंस के जिन्होंने ग्रीक क्राइसिस को जन्म दिया। सेम इज द केस विद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट कट्स भी लगे खास तौर पे वेस्ट में, जिसकी वजह से पेंशन कट्स भी लगे वेस्ट में, वेस्ट की इदारे ये एग्जांपल्स हैं ज्यादा। तो इसकी भी जब रीजन ट्रेस की गई तो उसमें भी कॉरपोरेट सेक्टर का मिसकंडक्ट बड़ी रीजन बन के सामने आया, करप्ट प्रैक्टिसेस ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर, कि जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चलो ये तो होगी जरा बड़े लेवल पर कहानियां, आप जरा स्पेसिफिक भी देख लेते हैं। तो स्पेसिफिक में हम देखें तो जहां करप्शन होगी वहां पर रेवेन्यू ऑफ स्टेट वो डिक्रीज करेगा जी, क्योंकि उसके सरकारी ओहदेदार ऑफिशियल्स वो फिर लोगों को अपनी पर्सनल गेन के लिए फायदे दे जाते हैं पैसे लेके, तो फिर स्टेट का रेवेन्यू तो कम होता है ना जी।
ये इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट आपकी जो है वो टैक्स हो गए ना जी, डिफरेंट फॉर्म के टैक्स। इसमें हमारा पाकिस्तान की अगर हम एग्जांपल देख लें तो पाकिस्तान में ही कंसेशंस, गिफ्ट्स, करप्ट प्रैक्टिसेस के कॉन्टेक्स्ट में हम एनुअल 400 टू 600 बिलियन रुपीस का नुकसान हमें होता है जी। हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं लेकिन ऑफिशियल्स की करप्शन की वजह से, कंसेशंस और गिफ्ट्स ले जो एक्सेप्ट करने की वजह से। अफ्रीका की इसमें बड़ी मशहूर स्टडी है कि अफ्रीका में 25% ऑफ द टोटल अफ्रीकन जीडीपी वो लॉस्ट हो जाता है जनाब, इस वजह से कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वो वन वे और दी अदर अपनी जेबों में पैसे डाल लेते हैं और लोगों को कम टैक्स उनका ओके कर देते हैं। इवन यूरोप भी इससे बाहर नहीं। 2016 तक की जो यूरोप की स्टडी है उसमें ये कहा जाता है जनाब कि 120 बिलियन यूरोस एनुअली वो किसी ना किसी फॉर्म में टैक्स की मद में लोग नहीं पे करते। क्यों? क्योंकि ऑफिशियल्स पैसे ले लेते हैं और अंडर रिपोर्टिंग कर देते हैं। समझ आ रही है? फिर इसमें एक और बड़ा जो इशू है वो फिर आपका फ्लैट जो रेट है, फ्लैट रेट सिस्टम। ये खास तौर पर ये जो फ्लैट रेट सिस्टम जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर को, आपके कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फैसिलिटेट करने के लिए फ्लैट रेट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और इनमें भी फिर आपकी फर्म्स वो जनाब किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो फर्म्स वो अंडर रिपोर्टिंग करती हैं जी, और ऑफिशियल्स इनके साथ मिलके करते हैं, जिससे भी नुकसान होता है। अभी आज की ही खबर है कि आपकी गवर्नमेंट ने फ्लैट रेट्स को 2021 में उन्होंने कहा जी चलाएंगे हम इसी तरह, और कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कंस्ट्रक्शन की मद में काफी ऐसे ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के जिनको करंट गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर रही है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ करप्शन। लेकिन आम आदमी की इन पे नजर नहीं जाती। आम आदमी कहता नहीं नहीं ये तो अच्छा है, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल आपके फिर खजाने को इसका खुमियाजा भुगतना पकड़ता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में जब करप्शन हो रही होती है तो उसकी बड़ी मैनिफेस्टेशन हमें नजर आ रही होती हैं प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में। प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में फेवरेट्स को प्राइवेटाइज कर दिया आपने चीजें, फेवरेट फैमिलीज को। पाकिस्तान में तो 1990s में ये होता रहा है। शोन ग्रुप, मंशा ग्रुप, इन ग्रुप्स को प्राइवेटाइजेशन कर दी गई। एक बड़ी मजेदार केस स्टडी है इसमें यूबीएल की, पाकिस्तान की। यूबीएल में 30 बिलियन रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किया गया स्टेट की तरफ से ताकि उसको प्राइवेटाइजेशन के काबिल बनाया जा सके। और इसको जब प्राइवेटाइज किया गया तो प्राइवेटाइज ही लेस देन 30 बिलियन में किया गया। चलो ये तो पूरा कर लेते। सो प्राइवेटाइजेशन भी एक बड़ी ये कि इसमें भी करप्शन का, इससे रेवेन्यू तो हुकूमत को फिर कम ही आया ना। पैसा तो अल्टीमेटली हुकूमत के पास आना है, नुकसान तो जाहिर है फिर स्टेट का ही हुआ। फिर इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स भी, अपने मनपसंद लोगों को कॉन्ट्रैक्ट्स देने। ये मोस्ट रिसेंटली हमने एग्जांपल सुनी पीआईए में 70 करोड़। पेपर में आप 700 मिलियन लिखेंगे, इंग्लिश में करोड़ का कोई वर्ड नहीं होता। तो 700 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया ऐसी कंपनी को दिया जो अभी सिर्फ 2 महीने पहले बनी। तो ये भी फेवरेटिज्म है। अब इन कामों से होता क्या बेसिकली, इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है कि इट रिड्यूसेस इकोनॉमिक कंपटीशन। इकोनॉमिक कंपटीशन कम हो जाता है। जब इकोनॉमिक कंपटीशन कम हो जाता है यानी आपकी काफी कंपनीज, काफी इंडिविजुअल्स वो बिडिंग का हिस्सा ही नहीं बनते। वो इसमें पता होता है यार कि इन्होंने अपने फेवरेट्स को ही दे देना है, तो हमें क्या जरूरत है फिर हिस्सा बनने की। तो कंपटीशन खत्म हो जाता है। जब कंपटीशन खत्म होता है तो फिर प्राइसेस हाई हो जाती हैं, हायर प्राइसेस एंड कॉस्ट। जब कंपटीशन ही नहीं होता
तो फिर चॉइसेस भी लिमिटेड हो जाती हैं लोगों के लिए, मोनोपोलीज बन जाती हैं। मोनोपोलीज फिर लोगों को लूटती हैं। सो ये भी एक एक बड़ा, एक ग्रैंड बड़ा इसका इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन है। फिर इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन में दो ऐसी चीजें कि जो बड़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली किसी भी कंट्री को सिंक कर रही होती हैं, डुबो रही होती हैं, ना नजर आने वाले, ना महसूस तरीके से। इसमें एक होता है आपका कैपिटल फ्लाइट, और दूसरा होता है आपका ह्यूमन कैपिटल फ्लाइट। यानी एक तरफ सरमाया, ये कंट्री है, तो सरमाया कंट्री से बाहर किसी और कंट्री में, अदर कंट्री में लोग ले जाते हैं। ये आपका कंट्री, तो लोग अपना सरमाया निकाल लेते हैं, जिससे आपका जीडीपी इफेक्ट होता है। हमारे केस में हम देखते हैं 21st सेंचुरी में कई एग्जांपल्स हैं कि आपके यहाँ से कई टेक्सटाइल और कई दूसरे लोग जो है वो पैसा निकाल के या वो दुबई में इन्वेस्ट कर गए या वो बांग्लादेश ले गए। रीजन एनर्जी क्राइसिस भी है, लेकिन ऑफ कोर्स करप्शन भी एक इम्पोर्टेंट रीजन है। सो पैसे का फ्लो हो जाना, इन्वेस्टर आपके यहाँ से, आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही पैसा निकाल के ले जाता। सो जब पैसा लगेगा ही नहीं, प्रोजेक्ट्स चलेंगे ही नहीं, तो फिर एम्प्लॉयमेंट होगी हाई, बन चलेगी ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आ गया। ह्यूमन जो कैपिटल फ्लाइट है, ये तो बहुत बड़ी सोशल करप्शन का नतीजा है जी, बहुत बड़ी है सोशल करप्शन, लेकिन इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन आती हैं। नेपोटिज्म, उसके बाद आपका क्रोनिज्म, फेवरटिज्म, इट डिस्करेजेस योर क्वालिफाइड पीपल। मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में किसी ना तरह नेपोटिज्म या फेवरटिज्म का शिकार हो जाते हैं, और फिर बाकी सारी उम्र कॉर्नर्ड होके गुजार देते हैं, अपनी नौकरियां कर देते हैं कि जी क्या फायदा इसमें। लेकिन काफी लोग ऐसे हैं कि जो फिर मुल्क से ही बाहर चले जाते हैं। डॉक्टर्स हो गए आपके, इंजीनियर्स हो गए आपके, अदर सर्विसेज सेक्टर के लोग हो गए आपके, जो फ्लाइट कर जाते हैं जी, मुल्क से निकल चले जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल ईरान की है जी, सबसे बड़ी एग्जांपल ईरान की है, जो ह्यूमन कैपिटा फ्लाइट हुई। अगर ये लोग रहें आपके, तो ये आपको कहीं ना कहीं, अगर आपने मेरिटोक्रेटिक एनवायरनमेंट दिया हो, तो ये कहीं ना कहीं फिर आपको सर्व कर रहे होते हैं, और अल्टीमेटली इकोनॉमी आपकी बेहतर करने में वन वे और दी अदर हेल्प कर रहे होते हैं। देन इसके बाद अगर हम इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है वो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो एफएटीएफ का इशू ही आपके साथ सारा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का, ठीक है जी, वो सारे का सारा, और टेरर फाइनेंसिंग का, वो सारे का सारा इशू ही आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस के साथ जुड़ा हुआ। याद रखें, इतना आपके यहाँ कोई टेररिस्ट हब कोई नहीं है, इशू सारे का सारा आपका वो मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो ये आपके यहाँ भी 2018 से 20 तक जितनी दुहाई पड़ी हुई है ना, उसमें एक एफएटीएफ का कॉन्टेक्स्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये भी सारे का सारा आपकी करप्शन की वजह से जो है वो आप उसका हिस्सा बने, और मेरे जाती ख्याल में आप इतनी जल्दी अभी वो आपको अ, निकाल बाहर नहीं करेंगे, खास तौर पर जो उसकी रिकमेंडेशन 1 है, रिकमेंडेशन 6 है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 28 एंड 38। 38 और 28 तो एक बहुत बड़ा अजाब है। 38 के कॉन्टेक्स्ट में आपने तमाम कंट्रीज के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट करने, और 28 के कॉन्टेक्स्ट में आपका ऑटोनमस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, आपके एक जो है वो इंस्टीट्यूशन अलहदा, उसका हेड और सारी चीजें जो आप अभी तक नहीं कर पा रहे।
सो इन 4 रिकमेंडेशंस के कॉन्टेक्स्ट में तो आई सीरियसली डाउट कि ये फरवरी की मीटिंग में ये इससे निकल जाएंगे। आई डाउट, मे बी कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन अ, लगता नहीं। मे बी अमेरिका में एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हुई है तो जरा सॉफ्ट थोड़ा सा एस्पेक्ट आ जाए। लेट्स सी। करप्शन इकोनॉमी को कैसे डिस्ट्रॉय करता है, इसकी क्लासिकल केस स्टडी हम सिंगापुर वर्सेस पाकिस्तान की कर सकते हैं। Nearly both the countries enjoy same geostrategic location. Nearly same geostrategic location. 1971 में सिंगापुर की टोटल एक्सपोर्ट्स 1.5 to 2 बिलियन यूएस डॉलर्स, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 1 to 2 बिलियन यूएस डॉलर्स, एक जितनी। आज का सिंगापुर मोर देन 500 बिलियन यूएस डॉलर्स, आज का पाकिस्तान 20 बिलियन डॉलर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। मल्टीपल फैक्टर्स, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, करप्शन को जगह नहीं बनने दी सिंगापुर में, सबसे इंपॉर्टेंट। सो ये करप्शन का एस्पेक्ट हो गया जी। इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं नहीं कहता कि मैं कोई हरफे आखिर हूं, मैं जो चीजें पढ़ता हूं उनके पॉइंट्स बनाता हूं, वो ये आपको दे रहा हूँ, एक लाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्या आप इन लाइंस में इसको फर्दर और एक्सपैंड और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। लेकिन अब हम जिस चीज में आने लगे, जो आपके यहाँ भी बहुत रेलिवेंट है, एंड दैट इज पॉलिटिकल, जो हमने बात की थी ना, पॉलिटिकल लीगल implications corruption की। Now corruption can negatively affect your whole political system। अब ये होल पॉलिटिकल सिस्टम्स में डेमोक्रेसीज भी हैं, इसमें आपकी ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स भी हैं, इसमें आपकी डिफरेंट अदर रजीम जैसे किंगडम्स वगैरह वो भी हैं। कोई किसी को माफी नहीं है, किसी भी जगह किसी भी तर्ज हुकूमत में करप्शन अगर मौजूद है तो वो आपके पॉलिटिकल सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देती है। सही है जी। फॉर इंस्टेंस अगर हम देखें इसकी मैनिफेस्टेशंस, तो एक तो हमें मिलती है कि जो अनफेयर इंक्रीज इन पावर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लेजिस्लेटर्स। लेजिस्लेटर्स यार डेमोक्रेसी की बात ही हो रही है, ठीक है जी। तो ऐसे लेजिस्लेटर्स दे आर विलिंग टू प्रिविलेज whoever is prepared to pay them। जो पैसा लगाएगा उसको प्रिविलेज इन द फॉर्म ऑफ लॉ कर जाएंगे, और बाजुकात खुद को भी, सेल्फ को भी। ये जो फॉर्मर आपके थे एफबीआर के चेयरमैन शबर जैदी, तो शबर जैदी ने भी तो बड़ा हिस्टोरिक स्टेटमेंट दिया था कि भाई लेजिस्लेटर्स जो है ये सबसे बड़ी हर्डल है हमारी। आपके लेजिस्लेटर्स ही नहीं चाहते कि आपकी टैक्स रजीम इफेक्टिव हो, क्योंकि वो उनको नुकसान होता है उसमें। सही है जी। सो एक तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है कि जब आप लेजिस्लेटर्स को बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपके करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, आपके सिस्टम को चलने ही नहीं देते। सही जी। इसके कॉन्टेक्स्ट में फिर हमें, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इसको आगे आप देख लें, तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, इसकी कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं आपकी, ये बड़ी क्लोजली लिंक्ड हैं जी। आई वंडर कि इस पर कब कोई ज्यादा कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में या एकेडमिक काम होगा कि आपकी कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर है वो बहुत क्लोजली लिंक्ड है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, तीन बड़ी आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप पेपर में ये चीज ना लिखें बेशक इनके नाम, लेकिन अभी यहाँ समझाने के लिए, आपकी तीनों पार्टीज जो बड़ी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, ये वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं किसी ना किसी बड़े ग्रुप से
जो है वो पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी से वो ले रहे होते हैं, और ये तो अभी आपके यहाँ फिर जो है वो इसकी मैनिफेस्टेशन तो नजर भी आ रही है। इनके दौर में भी जो है वो नजर आती रही, इनके दौर में तो बहुत सारे जिनको फिर कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिए गए, ठेके भी दिए गए। सो वो ऑल टुगेदर आपकी ये जो जाइंट कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में या पीटीआई के कॉन्टेक्स्ट में, जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इन्वेस्टर्स जो हैं, तो वो आपके पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को, एक करप्ट ही हो गया ना पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, के पैसा कहाँ से आ रहा है, किस तरह आ रहा है, और वो पैसा फिर आगे इलेक्शन कैंपेन्स में यूज हो रहा होता है। सो ये एक बहुत बड़ी केस स्टडी है हमारे यहाँ, अगर ये रिवील हो जाए कि कैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट करता है। ये ग्रास रूट लेवल पर, एमपीए एमएनए लेवल पर तो ये बिल्कुल आम सी बात है कि लोकल ठेकेदार ही इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के फिर कॉन्ट्रैक्ट्स जब कोई भी कंस्ट्रक्शन के आते हैं तो उन्हीं को फिर मिल रहे होते हैं। सो ये भी तो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल और लीगल करप्शन का की मैनिफेस्टेशन जो है वो हमें नजर आ रही होती है। थर्डली, फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो फिर है जनाब इम्पैक्ट ऑफ लॉबिंग। अब नो डाउट यूएसए में तो बड़ी लीगल हैसियत है लॉबिंग की। यूएसए में तो प्रॉपर लॉबिस्ट होते हैं जो कि लॉबिंग करती हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लेवल पर, सेनेट के लेवल पर। तो चलो हम उसको इग्नोर भी कर दें, तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में हमें ये लॉबिंग नजर आती है, खास तौर पर जो आपकी वेल्दी स्टेट्स हैं, आपकी वेल्दी स्टेट्स वो इन्फ्लुएंस जनरेट करती हैं ऑन पुअर स्टेट्स या रिलेटिवली वीक स्टेट्स। ट्रंप पर जो फर्स्ट इंपीचमेंट हुई, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने फर्स्ट इंपीचमेंट की, उसमें इसी तरह का एलिगेशन ही था कि बीइंग अ स्ट्रांग स्टेट आपने यूक्रेन पे जो है वो इन्फ्लुएंस किया। सो ये पॉलिटिकल करप्शन की ये भी मैनिफेस्टेशन है। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंटली फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग, ये आपके यहाँ भी इस वक्त बहुत बड़ा मसला है जी, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग का बहुत बड़ा एजेंडा बन के ये सामने आया हुआ है। और अगर ये सही मायनों में ट्रू स्पिरिट में अगर जस्टिस प्रिवेल कर गया तो ये कैसा जस्टिस होगा, इसकी एग्जांपल जो है वो हमें जर्मनी के कॉन्टेक्स्ट में मिलती है। जर्मनी में 1999 में इनका एक चांसलर था, बड़ा मशहूर और बड़ा पावरफुल चांसलर रहा था पास्ट का, हेलमट कोल। हेलमट कोल चांसलर था 1982 से 98 तक। इस पर एलिगेशन लगे थे कि जनाब हर तरीके से अपनी पार्टी फंड के नाम पर इसने लोगों से पैसा लिया। एलिगेशंस तो अल्टीमेटली प्रूव नहीं हो सके, लेकिन इसके बाद से जर्मनी में जर्मन जो पार्टीज हैं आपकी, उनकी जो फाइनेंसिंग है और उनकी जो फंडिंग है, इस पे बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स डेवलप होंगे। आपको भी जरूरत है इनकी। आपके यहाँ जो फॉरेन फंडिंग का एस्पेक्ट है, ये बड़ा नाजुक एस्पेक्ट है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पीटीआई पे एलिगेशन है, आपकी बाकी पॉलिटिकल पार्टी पीएमएलएन तो जो है वो साबित होता है ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से भी पैसे लेते रहे हैं, टर्की से भी पैसे लेते रहे हैं। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं नाम नहीं ले सकता कंट्रीज के, हमारे उनसे ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। पीटीआई पे भी लेवल ऑफ एलिगेशंस तो बड़े सिवियर किस्म के हैं, देखिए हम इसमें से कैसे निकलती हैं। ये एक साइलेंट स्टेटस कोई हो जाए ना पाकिस्तान में, कोई इतना आप एक्सपेक्ट तो नहीं करते कि इंसाफ के आला तकाजे पूरे होंगे, लेकिन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जहां से हो रही होती है, फिर उस लेट से ये एक्टर है, इसकी तरफ से फंडिंग हो रही है आपकी पॉलिटिकल पार्टी को। अब ये जो भी एक्टर है उसका वेस्टेड इंटरेस्ट तो आपकी पार्टी ने रूल में आके प्रोटेक्ट करना ही करना है ना, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो हो गया। सो ये एक बहुत बड़ा जो है वो एस्पेक्ट के जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। पॉलिटिकल करप्शन की आगे फिर बड़ी इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है फिर आपकी इलेक्टोरल कंपटीशन। इलेक्टोरल कंपटीशन के कॉन्टेक्स्ट में आपके जो इलेक्टोरल
फ्रॉड्स हैं, ये दो तरह के फ्रॉड्स होते हैं जी। एक तो आपका बैलेट रिगिंग और दूसरी आपकी वोट बाइंग। तो ये भी एक पॉलिटिकल करप्शन है, ठीक है जी। लेकिन अब मोस्ट रीसेंट कॉन्टेक्स्ट में तो आपके पास फिर प्री पोल रिगिंग का तस्वर भी आ गया, पूरा इलेक्शन ही आप मैनेज कर लेते हैं कि आप ना तो बैलेट बॉक्स की रिगिंग करते हैं, ना आप वोट बाइंग करते हैं, आप प्री पोल रिगिंग ही कर लेते हैं। ये सीरियस लेवल ऑफ एलिगेशंस 2018 के हमारे इलेक्शन पर, सीरियस एलिगेशंस इसके मौजूद हैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। इनको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपके यहाँ ग्रास रूट लेवल पर इसकी कई एग्जांपल्स मौजूद हैं 2018 में। बुरी तरह एक्सपोज हो गई आपके कई ऑपरेटर्स जो हैं, कई आपकी जो अ, आप कह लें कि ग्रुप्स हैं, वो एक्सपोज हो गए 2018 में ओपनली, दफातर में बैठा के जो है वो मैनेज करवाए गए इलेक्शन। सो अच्छा, 2016 का फिर ट्रम्प का इलेक्शन भी ऐसा ही। ट्रम्प के इलेक्शन को अगर आपने देखना हो तो अगर आप नेटफ्लिक्स पे आप अगर वो हैं, आपके पास सब्सक्राइबर हैं, तो उस पे आपको एक डॉक्यूमेंट्री मिल जाती है, द ग्रेट हैक। कमाल की चीज है, द ग्रेट हैक। उसको जरूर देखें एक दफा, आपको समझ आ जाएगी कि पूरा ट्रम्प का इलेक्शन कैसे मनूवर हुआ, कैसे कंपनीज ने और आईटी की कंपनीज ने कैसे उसको मनूवरिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सो अब तो प्री पोल रिगिंग का कॉन्टेक्स्ट चलना शुरू हो गया। अब डब्बे बदलना और वोट खरीदना ये पुराना दौर गुजर गया। लेकिन ये जो कुछ भी है तो ये भी पॉलिटिकल करप्शन। याद रखिएगा, इकोनॉमी ठीक हो सकती है, सोसाइटी ठीक हो सकती है, जितने भी प्रॉब्लम हो, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ही अगर खराब है, ये बुनियाद है, ये खराब है, तो ना आप सोसाइटी ठीक कर सकते हैं, ना आप इकोनॉमी ठीक कर सकते हैं। 18 से 20 में अभी तक आपके मुल्क में यही हो रहा है जी। एंड में हम जब जाएंगे तो हम ये डिबेट देखेंगे कि यूरोप के 6 कंट्रीज की स्टडी को हम अभी एंड में देखेंगे, कि जिसमें कि वहां पे लोग क्या कहते हैं कि हमें करप्ट आदमी कबूल है या ईमानदार आदमी कबूल है। तो बड़ी मजेदार स्टडी है और ये फैक्ट है, आपको जो है वो ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं। नाउ इसके बाद एक अगला बड़ा इशू जो पॉलिटिकल करप्शन की वजह से होता है, वो होता है आपके पीपल पॉलिटिकल प्रोसेस से उनका ट्रस्ट खत्म हो जाता है। क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर एक्विजिशंस लगाती है, तो दूसरी पार्टी फिर काउंटर एक्विजिशंस लगाती है। आजकल हम यही देख रहे हैं, आपकी अपोजिशन की पार्टीज, ये जी इन्होंने बिजली महंगी कर दी, इलेक्ट्रिसिटी, ये ना है लोग हैं। तो आपकी गवर्नमेंट क्या कहती है, प्रीवियस गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। तो आपका वोटर कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं कहाँ जाऊं। तो वो एक ग्रोइंग, जो आप कह लो ना कि एक आप एक कॉर्नर्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी के साथ ऐसा ही हुआ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ पंजाब में, खास तौर पर पंजाब में पीपल्स पार्टी का वोट वो साइलेंट हो गया, खामोश हो गया। 2008 में तो उसने वोट किया, लेकिन ऑनवर्ड्स पिछले 12 ईयर से ऐसा नहीं है कि उसने वोट कहीं इधर उधर और किया, वो खामोश हो गया। उसने अपने आप को सिस्टम से अलग कर लिया लार्जली। सो ये एक आपका वोटर, आपका पीपल जो है वो सेट असाइड होते रहते हैं। और फिर कुछ कंट्रीज के केस में तो वायलेंस पे भी आ जाते हैं। ये वोल फ्रैंक वोल की स्टडी है अरब स्प्रिंग की। तो फ्रैंक वोल की स्टडी कहती है जनाब कि हजूर ये जो लोग अरब स्प्रिंग में सड़कों पे निकले हैं, वो उसी ग्रोइंग, जो आप कह लो कि रिजेंटमेंट्स की वजह से सड़कों पे निकले, कि भाई हम सिस्टम पे एतबार नहीं रहा है। हासिल बहस ये है कि जो
ऑटोक्रेटिक रिजीम्स हैं, मोनार्कीज हैं, उन सिस्टम्स में तो करप्शन जो भी है ही है, लेकिन करप्शन इज द बिगेस्ट single threat to democracies. ये भी कंक्लूजन मॉडर्न वर्ल्ड इस पर कंसेंसस कर गई है। फिर आगे देखते हैं जी हम सिक्योरिटी। आप जरा छोटे हेडर हैं, जल्दी बात खत्म होने जा रही है, फिर उसके बाद अदर साइड ऑफ द डिबेट देखेंगे। सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भाई ये बात तो क्लियर है कि फॉर अ स्टेट टू एक्सरसाइज इट्स डिफेंस, लॉ इन्फोर्समेंट आपका एंड वेलफेयर, ये इसको फंक्शन करना चाहिए। तो जनाब डेफिनेटली इट नीड्स फिर आपकी एडिक्वेट फंडिंग, पैसा चाहिए ना। लेकिन अगर करप्शन है तो आपकी गवर्नमेंट जो है उसका रेवेन्यू वो कम होगा। क्या होगा? कम रेवेन्यू कम होगा, तो फिर स्टेट की जो कैपेसिटी है टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू पीपल, उस पे भी क्वेश्चन मार्क्स लगना शुरू हो जाएंगे ना जी। सही है। ये खास तौर पर रशिया के कॉन्टेक्स्ट में, उसके डाइंग डेज में ये प्रूवन हुआ कि जनाब रशियन ऑफिशियल्स, जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, वो ऐसे कई प्रैक्टिसेस में एंगेज हुए कि किसी भी तरह पैसा कलेक्ट किया जाए, अपनी जेबों के लिए भी और अपने इदारे के खर्चे चलाने के लिए भी। वीक स्टेट्स, स्मॉल स्टेट्स, इसमें कई तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज वो ऐसे कई इलीगल काम करती हैं कि जिसके जरिए पैसा इकट्ठा किया जाए, तो करप्ट प्रैक्टिसेस में एंगेज होती हैं ताकि कलेक्शन की जाए। इसमें रैंसम भी है, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स को पैटर्नेज और सपोर्ट करना भी है, इसमें आर्म्स ट्रैफिकिंग भी है, इसमें टेक्नोलॉजी की इलीगल ट्रांसफर भी है। पाकिस्तान जैसी कंट्री पर भी ये एक्विजिशंस लगाई जाती हैं, लेवल ऑफ एक्विजिशंस, लेकिन कभी प्रूव नहीं हुए, लेकिन बड़े सीरियस एलिगेशंस हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेटर्स जो है वो आपका पास्ट में इन एक्टिविटीज में एंगेज रहा है, बट नेवर प्रूवन। हमने ऑलरेडी यूएस सेनेटर की भी बात इस कॉन्टेक्स्ट में हमने कर ली। इंडिया की एग्जांपल्स भी बहुत ज्यादा हैं। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो ब्राइबरी ऑन द पार्ट ऑफ योर वेस्टर्न कॉरपोरेशंस, ताकि वो डिफेंस एग्रीमेंट्स इंश्योर कर सकें। सो हमें तो जॉर्ज फर्नांडिस पे जो है लेवल ऑफ एक्विजिशंस लगी पास्ट में, और वो तो प्रूवन है। सो आपके सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी ये भी बहुत ज्यादा, और इंडिया में तो फिर जो है वो हथियारों का गिरना और फिर जो वेपनरी भी इनफेक्टिव होना, अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ कम से कम इस लेवल पर तो जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता है। और बहुत सी लेवल ऑफ एक्विजिशन है, लेकिन एटलीस्ट इस लेवल पर नहीं है। लेकिन सब कुछ सीधा भी नहीं है। फिर इंटरनेशनल भी देख लेते हैं जी। इंटरनेशनल के कॉन्टेक्स्ट में खास तौर पर कंट्रीज के जो कस्टम्स के डिपार्टमेंट्स हैं, कस्टम ऑफिसर्स हैं, इनका रोल बहुत ज्यादा है। मसलन हम पूरे यूरोप में देखते हैं कि पूरे यूरोप में 1990s में जो कार इंश्योरेंस है, तो कार इंश्योरेंस का बहुत ज्यादा कॉस्ट बढ़ना शुरू होगी। कार इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यूरोप से कार चुराई जाती थी और फिर वो कस्टम ऑफिसर्स को पैसे दे दे के ईस्ट यूरोप की तरफ कार चली गई। अफगानिस्तान आज के कॉन्टेक्स्ट में हमारे बॉर्डर के साथ नॉन कस्टम पेड कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत बड़ा हब है। ये लेवल ऑफ एक्विजिशन लगाए जाते हैं कि हमारे कस्टम ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हैं, तो ये भी एक्टिविटीज नजर आती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके इंटरनेशनल रिलेशंस बड़े प्रैग्मेटिक
अप्रोच के साथ चल रहे होते हैं। आपके इंटरनेशनल रिलेशंस कोई मॉरल ग्राउंड्स पर ऑपरेटिव नहीं होते। तो रिजल्टेंटली हम देखते हैं कि स्टेट्स जनरली वो टॉलरेट कर जाती हैं किसी भी तरह का लो लेवल करप्शन नेबरिंग कंट्रीज की तरफ से, उसको टॉलरेट कर जाती हैं। मसलन हम अपनी एग्जांपल ही ले लें तो ईरान के कॉन्टेक्स्ट में ऑयल की स्मगलिंग टॉलरेट हो जाती है, अफगानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी कमोडिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी बहुत हमें पास्ट में टॉलरेशन मिलती है। लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टेट्स बाज़ औक़ात टफ डिसीजंस भी ले जाती हैं। एक बहुत बड़ी एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स की है। यूनाइटेड स्टेट्स में 2012 में एक एक्ट पास हुआ, मैग्नेट्स्की एक्ट। ये बेसिकली इंडिविजुअल का नाम है सर्जी मैग्नेट्स्की, आई डोंट नो इस तरह ही प्रोनाउंस करते हूँ। ये बेसिकली एक ऑडिटर था रशिया का, और वहां पर ये जनाब इसने काफी ऑडिट्स वगैरह किए। तो इसको फिर शटअप कॉल देने के लिए इसको पकड़ के बंद कर दिया गया, और ये फिर ड्यूरिंग हिरासत ही मर गया। तो अमेरिकन ने फिर उन तमाम ऑफिशियल्स पर के जो इसके कत्ल के साथ या इसकी डेथ के साथ एसोसिएटेड थे उन सब पर बैन लगाए, और उनका अमेरिका आना और उनकी कोई भी प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट्स जो अमेरिका में थी उनको फ्रीज किया। तो हमें इसकी एग्जांपल्स जो है वो मिलती हैं। लेकिन स्टेट टू स्टेट से ज्यादा इंटरनेशनल बॉडीज, डिफरेंट इंटरनेशनल बॉडीज, उनके कॉन्टेक्स्ट में भी हमें करप्शन के वाकयात मिलते हैं जिनसे उनकी लेजिटिमेसी चैलेंज हो जाती है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है जी उस पे। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल फीफा की है जी। फीफा 2022 का जो वर्ल्ड कप है, उसकी बिडिंग और उससे रिलेटेड जो कतर के कॉन्टेक्स्ट में लेवल ऑफ एक्विजिशन है, ऑल्दो वो प्रूव नहीं हुए, लेकिन एक लेजिटिमेसी बहुत बड़ी चैलेंज हो जाती है जनाब। लेकिन लार्जली इंटरनेशनल रिलेशंस में प्रैग्मेटिक अप्रोच चल रही होती है, तो सम सॉर्ट ऑफ करप्शन उसको टॉलरेट कर लिया जाता है, व्हिच इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। गिवन द ऑल डिटेल्स, जो हमने इतनी डिटेल में इनको देखा, सोसाइटी को, इकोनॉमी को, देन आपकी सिक्योरिटी को, देन आपकी पॉलिटिक्स को, देन आपके इंटरनेशनल सिनेरियो को, तो देयर इज अनदर साइड ऑफ कॉइन भी, and that other side of coin is very interesting. क्या all sorts of corruption उनको कंडेम करना चाहिए? तो हजूर, कई ऐसे नाजी प्रिजन गार्ड्स भी थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 जो पैसे लेते थे, और पैसे लेके वो ज्यू प्रिजनर्स को एस्केप करवा देते थे। ऐसी कई एग्जांपल्स हैं, मूवीज भी बनी हुई हैं इसकी। ऐसी एक मूवी शेंडर लिस्ट भी है, जरूर देखें। तो क्या आप इसको करप्शन कहेंगे? तो आप मॉरल कॉन्टेक्स्ट में इसको इंटरप्रेट कर देते हैं और कहते हैं नहीं यार चलो ये जायज है। लेकिन फिर हमें नजर आता है कि 1960s से ऐसे रिविजनिस्ट्स सामने आए कि जिन्होंने कहा जी कि मॉरल डायमेंशन में नहीं, टेक्निकल डायमेंशन में स्टडी करें। और ये बड़े हैवी जाइंट्स हैं, बड़े नाम हैं, जिन सब का मौकफ ये रहा है कि डेवलपिंग स्टेट्स could sometimes benefit from corruption। बहुत मजेदार आर्गुमेंट है। since it, आप कह लें, it could be a tonic for progress। और ये कौन कौन से बाबे हैं, आप इनके नाम सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये जी। नेथनियल लेफ, जोसेफ नाय, ये खास तौर पे जो आईआर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। फिर सैमुअल पी हथिंगटन,
पॉलिटिकल साइंस और आईआर दोनों के स्टूडेंट्स जी। कॉनन लेज, ये सब वो बड़े नाम जो ये समझते हैं कि जनाब सम सॉर्ट ऑफ करप्शन अगर डेवलपिंग कंट्री में हो रही है तो इससे प्रोग्रेस होती है। अगला बड़ा नाम बल्गारिया से, बल्गारियन एनालिस्ट है, एवान क्रेस्टन। एवान क्रेस्टन की स्टडी बड़ी मजेदार स्टडी है। एवान क्रेस्टन कहता है जी, इफ यू आर फेवरिंग डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ओवर फॉरेन इन्वेस्टर्स, खास तौर पे आप कह सकते हैं प्राइवेटाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में, टेंडर्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेट्रा कॉन्ट्रैक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में, आप बिडिंग तो ओपन करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर भी आता है, लेकिन आप डोमेस्टिक इन्वेस्टर को सपोर्ट कर जाते हैं। ये करप्शन है आप क्यों? क्योंकि जो लोएस्ट बिडर है आपने तो उसको बिड ही देनी है, लेकिन फिर भी आप अगर फॉरेन को कंडेम करते हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को आप प्रमोट कर देते हैं तो इट विल हेल्प कंट्री, क्योंकि आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो जो इन्वेस्ट करेगा वो आपकी इकोनॉमी में ही रहेगा पैसा, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर जो करेगा उसने अपना प्रॉफिट तो फिर निकालना है ना, वो तो लेके जाना है उसने आपके मुल्क से। सो जितना आप डोमेस्टिक आपके इन्वेस्टर को फैसिलिटेट कर दें, आप करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए आप उसको, इलीगल प्रैक्टिसेस के जरिए उनको बेनिफिट देना शुरू कर दें तो ये अच्छी बात, इससे आपकी इकोनॉमी वाइब्रेंट रहती है। और यही फिर एवन क्रिस्टन के कॉन्टेक्स्ट में हम जब शी जिनपिंग की क्रैकडाउन को देखते हैं ना जी, 2013 ऑनवर्ड्स का चाइना में, तो हम देखते हैं कि जितना उसने सख्ती के साथ करप्शन को उसने टैकल किया तो उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा जी चाइना की ग्रोथ पे। ये एक फैक्ट है। हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देख लें, ठीक है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कोरोना भी है, अदर फैक्टर्स भी हैं, लेकिन 2018 से ये जो काउंटर करप्शन का नैरेटिव है इसने आपकी इकोनॉमी को इफेक्ट तो किया है। फिर एक और बड़ा मजेदार नाम कि जो इस स्टडी को, जिसकी हमने शुरू में बात की थी कि भाई लोग क्या चाहते हैं, लुइगी मेंजेटी एंड कैरोल विल्सन, ये बड़ा मजेदार इनका जो है, इन्होंने 2004 से 2006 में 6 कंट्रीज में सर्वे किए, और ये कंट्रीज को छोटे नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, पोलैंड, रशिया, बल्गारिया, इन 6 कंट्रीज में इन्होंने 2 साल सर्वे किया। यानी ये भी नहीं है कि बस एक दफा एक आधे महीने का सर्वे करवा लिया, 2 साल सर्वे किया। इलेक्शन इन तमाम कंट्रीज में हमें इन 2 सालों में होते नजर आते हैं, और उन्होंने सर्वे किया डिटेल कि लोगों को क्या चाहिए, डायनामिक बट करप्ट वर्सेस क्लीन बट इनइफेक्टिव। तो सरप्राइजिंगली पीपल ऑप्टेड फॉर डायनामिक हो चाहे करप्ट हो लेकिन डिलीवर कर रहा हो लोगों ने। और ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है जी, ये सारे का सारा। यही वो नैरेटिव है जो आपके यहाँ, आपके मुल्क में अभी चल रहा है, जो डिबेट आपके यहाँ चल रही है, इसी इन्हीं दो एकेडमिशियंस की इस रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में, कि पीपल वांट डिलीवरी, पीपल डोंट वांट क्लीन लीडर्स, दोज हु आर इनइफेक्टिव। और अब तो ये तो मंत्रा बुरी तरह एक्सपोज हो गया, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा याद रखिएगा जी कि आपका पेपर कोई फवाद चौधरी ने, ठीक है, या आजम खान ने या खुद प्राइम मिनिस्टर ने चेक नहीं करना, आपने एकेडमिक आर्गुमेंट देना। और ये एक एकेडमिक आर्गुमेंट हम बात कर रहे हैं कि ये एक रिसर्च हुई है, प्रॉपर रिसर्च है, जिसमें
यूरोप के कंट्रीज जो आपसे ज्यादा बहुत ज्यादा पॉलिटिकली अवेयर हैं, उनकी तरफ से ये कंसेंसस आ रहा है। पीपल डोंट केयर कि कोई करप्ट है या नहीं है, पीपल ऑल केयर अबाउट डिलीवरी। हाउएवर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में हम जा रहे हैं और हम देखते हैं कि ये जो करप्ट लीडर है, ये अगर पीपल में इसकी सपोर्ट भी हो तो ये लोगों को शॉर्ट टर्म बेनिफिट ही दे सकता है जी। ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देने की कैपेसिटी नहीं रखता। करप्ट लीडर पीपल को सपोर्ट करके सिर्फ अपना नेक्स्ट इलेक्शन सिक्योर कर रहा होता। उसने सारी उम्र, सेंचुरीज आफ्टर सेंचुरीज उस मुल्क में रूल नहीं करना, लेकिन पीपल ने वहीं पे रहना है। पीपल को 10-15 साल का रिलीफ आप दे दें लोन लेके या किसी भी तरह की और प्रैक्टिसेस के जरिए, तो आफ्टर 10 to 15 years तो वो लीडर मर गया होगा या किधर चला जाएगा, लेकिन सफरिंग तो पीपल नहीं करनी। बट हैविंग सेड दैट, रॉबर्ट क्लिटगार्ड ये बड़ी मजेदार बात करता है। वो कहता है जनाब, कॉस्ट ऑफ काउंटरिंग करप्शन, के जो करप्शन को खत्म करने के लिए भी लीडरशिप चल रही होती है ना, क्लीन लीडरशिप, उसको भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि काउंटरिंग करप्शन की कॉस्ट इतनी ज्यादा ना हो जाए कि इट शुड नॉट एक्सीड द इकोनॉमिक डैमेज being wrought, ROU, WROU, GST, being wrought by that corruption, कि उस करप्शन को खत्म करने के चक्कर में ही जितना उस करप्शन से इकोनॉमिक लॉस ना हो, आप उससे ज्यादा ही ना करवा जाएं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है कंटेम्पररी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। और मोस्ट रिसेंटली ब्रॉडशीट का जो केस है, उसमें तो ये आई ओपनर है हमारे लिए। करप्शन स्टडीज सिंस 1960s एक बहुत बहुत बड़ा डिसिप्लिन बन के इमर्ज हो रहा है जी। और इसमें एकेडमिकली, थ्योरेटिकली दो स्कूल, देयर आर टू स्कूल्स, नैरो सेंस, ब्रॉडर सेंस। और अगर हम एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में आ जाएं तो एक तरफ आपके रिविजनिस्ट जो कहते हैं सम सॉर्ट ऑफ करप्शन, और दूसरी तरफ आपके इररिकंसाइलेबल्स जो कहते हैं नहीं, करप्शन नहीं होनी चाहिए। यू नीड अ मिडल वे जी। खास तौर पर थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्रीज इंतहाई अनकम्प्रोमाइजेबल अप्रोच, वो ना तो वंस फॉर ऑल करप्शन को खत्म कर सकती है और ना ही सिस्टम डिलीवर कर सकता। सो मिडिल वे इज रिक्वायर्ड। अब नाउ इट्स अप टू यू कि आप इस मिडिल वे के कॉन्टेक्स्ट में इसको, क्योंकि आई डोंट वांट टू इम्पोज माय पॉलिटिकल बिलीव्स ऑन माय लिसनर्स, तो आप जिस तरफ भी जाना चाहें, चाहे आप इररिकंसाइलेबल ही रहना चाहें कि नहीं नहीं खत्म होनी चाहिए, जड़ से उखाड़ के फेंक दो, तो आपको कोई दुनिया में ऐसी स्टडी नहीं मिलती कि जहां जड़ से उखाड़ा करप्शन को और इकोनॉमी बेहतर होगी। चाइना बहुत बड़ी एग्जांपल है। एनीवेज जी, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। एंड मैं इंशाल्लाह ये इसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दूंगा जी। थैंक यू वेरी मच।